आप लोगों की भारी डिमांड पर हम सीटेट की सीडीपी को शुरू कर रहे हैं। इसके लिए जो पहला सूत्र होता है शिक्षण का वो क्या होता है? संपूर्ण से अंश की ओर। पहले बच्चे को व्यापक रूप में चीज़ें बता दीजिए, फिर उसके एक एक टॉपिक को या चीज़ को हम उसको अच्छे से समझाएंगे। तो करना क्या है कि पहले जो आपका सीटेट का सीडीपी का सिलेबस है उसको हम एक व्यापक रूप से समझेंगे, क्योंकि आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि इन शब्दों का क्या अर्थ है या ये जो टॉपिक है वो क्या कहना चाह रहा है। एक बेसिक सी इमेज और डायग्राम आपके माइंड में बन जाएगी। इसके बाद एक एक टॉपिक को आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। और आपने कमेंट में कहा था कि वर्ड मीनिंग ही बना दीजिए। जी हाँ, सीटेट पढ़ाने से पहले आपको वर्ड मीनिंग ही क्लियर कराए जाएंगे। जैसे कि जब आप ट्रांसलेशन सीखते हो तो पहले आपको कुछ वर्ड मीनिंग आने ही चाहिए, तभी आप ट्रांसलेशन कर पाओगे। और हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। हम बहुत कम लिखाएंगे, बहुत आपको शॉर्ट में लिखाएंगे और पूरी तरीके से समझाएंगे। आपने देखा था कि पिछली बार का जो सीटेट में 90% लोग फेल हुए थे, उसका एक रीजन यही था कि रट्टाफिकेशन बढ़ गया है। आप बहुत ज्यादा चीजों को रट रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि जो साइकोलॉजी है उसकी प्रवृत्ति थोड़ी सी अलग है। वो समझने पे चलती है, ना कि रटने पे। और जो आप लोगों को नोट्स चाहिए, तो नोट्स हैं आपको हमारे जो एजुकेशनल एडिक्शन चैनल है उसके फेसबुक पेज पे उपलब्ध हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं है। ना इधर से कोई चार्ज है ना उधर से कोई चार्ज है, पूरी तरीके से आपका फ्री रहेगा। तो जो नोट्स हैं वो आप वहां से देख सकते हैं और वहां से डाउनलोड या जैसे भी चाहे आप उसको ले सकते हैं। तो क्योंकि साइकोलॉजी जो है उसकी प्रवृत्ति क्या है, आपको समझने पर आधारित होती है। और वो भी कैसे समझना होता है? बच्चे के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? बच्चे के संदर्भ में। तो उसी क्रम में हम क्या कर रहे हैं, जो 30 नंबर की साइकोलॉजी आ रही है उस 30 नंबर की साइकोलॉजी क्या करेंगे, थोड़ा सा डीप तरीके से समझेंगे। तो आपका जो साइकोलॉजी है उसमें 3 खंड है। पहला खंड क्या है? बाल विकास। पहला क्या है? बाल विकास। दूसरा क्या है? समावेशी शिक्षा। और तीसरा क्या है? अध्ययन और अध्यापन। जैसा कि मैंने मोटे तौर पे कहा था कि 15 नंबर का मुख्य आएगा और 15 नंबर का शिक्षण आएगा, तो ये सब मिक्स चलेगा। कुल मिला के 30 नंबर की आपकी साइकोलॉजी आती है। तो जो बाल विकास वाला खंड है इसको हम थोड़ा सा सिलेबस को डिस्क्राइब ज्यादा डीप तरीके से नहीं करेंगे, आपको एक बेसिक सा परिचय कराते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपकी साइकोलॉजी हिट होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सारा खेल यहीं शुरू होता है। आप कितना भी सिलेबस को टफ कर दें, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना ही आ जाए, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो समस्या नहीं आएगी। तो पहला क्या है? बाल विकास। इसके अंदर आपको 12 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 12 टॉपिक, जो कि 15 नंबर का है। तो पहला टॉपिक है विकास की अवस्था और अधिगम से उसका संबंध। थोड़ा मैंने शॉर्ट करके भी लिख दिया है। तो वो कह रहे हैं कि विकास की अवस्था और उसका संबंध। तो यहां पे जो प्राइमरी वाले सीटेट वाले हैं वो आपका छोटा बच्चा होगा, जो क्लास होगी उसकी कक्षा 1 से 5, और जो ये वाला बच्चा होगा जूनियर वाला वो कक्षा 6 से ऊपर का बच्चा होगा। तो यहां पे बाल विकास की अवस्था और अधिगम के साथ उसका संबंध। बाल विकास का मतलब है कि बच्चे का विकास होता है। आपने पढ़ा होगा वृद्धि होती है और विकास होता है। वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाती है और विकास जो है चलता रहता है। तो बच्चे की विकास की अवस्था, विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और अधिगम से क्या संबंध होता है। भाई कक्षा 1 का बच्चा है, वो आपकी भाषा नहीं समझ पाएगा, इसलिए आप क्या करते हैं, चित्रों के माध्यम से उसे खेल विधि से पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी अवस्था जो है विकास की वो भी छोटी है। और यही बच्चा जब इंटर का होता है तब आप लोग क्या करते हैं कि उसको अपनी भाषा में भी समझा सकते हैं। तभी आपने देखा होगा जो इंटर की वैकेंसी आती है उसमें सीटेट नहीं मांगते, लेकिन जो छोटी भर्ती होती है वहां लगातार मांगते हैं। लेकिन अब जो एग्जाम होंगे उसमें सीटेट मांगा जाएगा। तो क्लियर हो गया कि विकास की अवस्था और उसका अधिगम के साथ संबंध, यानी विकास की कौन कौन सी स्टेज हैं और वहां पे अधिगम कैसे कैसे होगा। दूसरा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। तो ऐसे कुछ सिद्धांत होते हैं जो ना ही बदलते हैं ना ही उनमें कोई परिवर्तन होता है, वो फिक्स हैं। इन्हें कहते हैं बाल विकास के सिद्धांत। अनुवांशिकता और पर्यावरण, क्योंकि अगर मैंने डीप तरीके से खोल दिया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए क्या करना है, पहले हम शॉर्ट तरीके समझते हैं। अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। बच्चा होता है उस पर अनुवांशिकता, यानी जो उसे माता पिता से अपने क्या नाम है पूर्वजों से मिला है, वो क्या होती है अनुवांशिकता। और पर्यावरण क्या होता है कि जो उसके चारों ओर का वातावरण है, क्या है जो उसके चारों ओर का वातावरण है, इसी को क्या कहते हैं प्रकृति। अनुवांशिकता का एक नाम प्रकृति है और इसका नाम पोषण है। अब
सामाजिक दबाव, एक सामाजिक दबाव होता है, सामाजिक विश्व और बालक, इसमें शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। बच्चे को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं वो कौन करते हैं? शिक्षक करते हैं, फिर उसके अभिभावक करते हैं, और उसके क्या करते हैं? जो मित्रगण होते हैं। मित्रगण क्या बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मित्र अच्छे हैं तो बच्चा अच्छा चलता है। हाँ, वो बात अलग है कि माँ अगर ये कहती है कि बेटा मोहल्ले के बच्चों के साथ मत खेलो, तुम बिगड़ जाओगे, पर उस माँ को ये नहीं पता होता है कि जिस बच्चे को वार्निंग दे रही है कि तुम बिगड़ जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कि वो बच्चा ही ग्रुप के जो सबसे शैतान बच्चे हैं उनका सरदार है, उनका हेड है, ग्रुप का मुखिया है। तो बच्चा जो है अपने आप में ये खतरनाक चीज होता है। इसके बाद आपको केवल 3 वैज्ञानिक पढ़ना है। यहाँ पे यूपी टेट में आपको संज्ञानात्मकवादी पढ़ना है, व्यवहारवादी पढ़ना है, मानवतावादी पढ़ना है। वहां से देखा जाए तो बहुत आसान है। यहाँ पे आपको केवल 3 वैज्ञानिक पढ़ना है, पाइगेट जिसको आप प्याजे भी कहते हो, कोलबर्ग जिसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, और बाइगोट्स्की। इन 3 वैज्ञानिकों को आपको पढ़ना है। लेकिन जो सीटेट का भी पैटर्न आ रहा है इसमें 2-3 वैज्ञानिक वो और पूछ ले रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, आपको वो भी पढ़ाए जाएंगे। प्याजे कौन था? प्याजे ये वो प्याजे था जिसने कोई मनोविज्ञान की परीक्षा पास नहीं करी, कोई ऐसी डिग्री नहीं ली, लेकिन जो संज्ञानात्मक का जो चमकाया है संज्ञानवाद को, वो किसने चमकाया है? प्याजे ने समझाया, चमकाया है। बहुत बड़ा नाम है साइकोलॉजी में। जैसे यूलिक गुस्ताव नीसर जो है, अल्रिक नाइसर जो है, उसने क्या किया? संज्ञानवाद का पिता है, लेकिन उसको जो चमकाया है, उसको जो हिट किया है, वो किसने किया? प्याजे ने। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिकता क्या होती है? आपने वो हिंज की कहानी सुनी होगी, उसकी वाइफ बीमार होती है, वो मेडिकल पे जाता है, ठीक है, विस्तार से बताएंगे बाद में। फिर बाइगोट्स्की के सिद्धांत आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है बाल केंद्रित और पिरगामी शिक्षा। बाल केंद्रित का मतलब होता है पहले की एजुकेशन कैसे थी? वो टीचर केंद्रित थी। टीचर क्लास में आया, उसने बच्चों को पढ़ाया और चला गया। अब की शिक्षा जो है वो टीचर केंद्रित नहीं है, वो बाल केंद्रित है। जो पढ़ाया जाएगा वो बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। वो परिभाषा तो आपने पढ़ी होगी, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो यहां पे क्या है? बच्चे का, बच्चे के लिए और बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना। इसके बाद क्या है? पिरगामी शिक्षा। पिरगामी का मतलब आगे जो, जैसे आप मिड डे मील देख रहे हो, ड्रेस मिलती हैं, बस्ते मिलते हैं, तो पिरगामी शिक्षा का मतलब ये बच्चों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर इसके बाद क्या है? बौद्धिकता, आपका माइंड। असल में साइकोलॉजी की शुरुआत ही ऐसे हुई थी कि जब अपराध बढ़ रहे थे तो वहां पे एक मोटा सा अनुमान लगाया गया कि जिन लोगों के सिर बड़े हैं, शरीर गठीला है, वो अपराधी होते हैं। धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते क्या थे? जो डॉक्टर थे उनका ध्यान थोड़ा सा आ गया इस तरफ। उन्होंने डॉक्टरों ने डॉक्टरी छोड़ी और अपना काम शुरू कर दिया किस पे? साइकोलॉजी के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बौद्धिकता। फिर कहना है बहुआयामी बौद्धिकता। बुद्धि बहुत से प्रकार की होती है। किसी की कोई मतलब संगीत वाली होती है, किसी की यंत्रों वाली होती है, किसी की भाषा वाली होती है। तो आप बुद्धि के भी प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर को पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? आपको बहुबुद्धि सिद्धांत। जो संगीत वाले होते हैं उनकी बुद्धि बैफी चलती है। अब आप लोग स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो आपका माइंड उसी तरीके से चलता है। जैसे मैंने पर्सनली नोटिस किया कि अगर बुद्धि की बात करूं तो पर्सनली नोटिस ये किया है कि जब हम पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं तो मन खूब लगता है, पढ़ने में भी पढ़ाने में भी। लेकिन जब हम सोचते हैं कि ठीक है नहीं पढ़ाएंगे, तो खुद भी मन किसी काम में नहीं लगता, या किसी और काम के लिए या कहीं और अगर बैठे भी हो 5 मिनट तो वहां बहुत बोरिंग लगता है ऐसी जगह। और अगर उसकी तुलना में हम किसी विद्यालय के अंदर बैठे हों या कहीं और हों, ऐसा जो एजुकेशनल हब है या जहां पे एजुकेशन दी जाती है, तो वहां पे बहुत अच्छा लगता है। वहां पे 10 घंटे भी पता नहीं लगते। लेकिन अगर हम किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जो हमारे फील्ड का नहीं है, तो वहां पे मन लगना बंद हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, बोरिंग होता है। इसके बाद है भाषा और चिंतन। चिंतन तो आप जानते ही हैं, चिंतन क्या होता है? सोचना। अब भाषा क्या होती है? आपकी भाषा। अब ध्यान करो, आप जब चिंतन करते हो तो अपनी भाषा में करते हो, तो इसमें पढ़ेंगे भाषा और चिंतन। इसके बाद जेंडर की भूमिकाएं, पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार। जेंडर का मतलब होता है लिंग, लड़का है या लड़की है। तो शिक्षक का एक बात बता दूं, ना तो कोई जेंडर होता है और ना वो किसी की ओर पक्षपात करता है। जैसे एक मेरी स्टूडेंट है, तो मैं उसकी डीपी देखा, वो हमेशा ऐसी डीपी लगाती हैं कि मतलब जेंडर विशेष की डीपी लगाती हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और ये तो ठीक है, आप शिक्षक हैं, महिलाओं को सम्मान करना चाहिए, अच्छी बात है, पर आप ये चीज ना माने कि आप महिला हैं या आप पुरुष हैं, आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक का काम है बच्चों को ज्ञान देना। शिक्षकों का कोई जेंडर नहीं होता। अगर शिक्षक ये बात मान ले कि उसका जेंडर नहीं है, तो मान के चलिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। प्रॉब्लम क्या आती है? भूमिकाएं। जैसे लड़की है तो घर का खाना बनाएगी, काम करेगी, जो उसकी भूमिका है। लड़का है तो वो पढ़ने जाएगा। तो भूमिकाएं हमारे समाज के द्वारा तय कर दी जाती हैं। ये सब हम किस में पढ़ेंगे? जेंडर पढ़ेंगे। पूर्वाग्रह, कई बार हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं। जैसे होता क्या है कि स्कूल में डांस प्रतियोगिता है तो क्या करा कि लड़कियों को वरीयता दे दी।
लड़कियों को वरीयता दे दी। अगर कोई कुकिंग का प्रोग्राम है तो लड़कियों को वरीयता दे दी, और कोई फील्ड का काम है तो लड़कों को दे दिया। इसे कहते हैं पूर्वाग्रह। यानी पहले से ही माइंड में मान लेना, जैसे आपके साथ भी कुछ पूर्वाग्रह काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जॉब बहुत मुश्किल है, नहीं लगेगी, वो कई साल से पढ़ रहे हैं, लाखों बीएड वाले ऐसे ही घूम रहे हैं। ये क्या है? पूर्वाग्रह है। सारा खेल माइंड का है। पूर्वाग्रह खत्म कर दो। जॉब लगना बहुत आसान है, लेकिन जब हम पूर्वाग्रह पाल लेते हैं, ये ठीक वैसे ही होता है कि आप एक ढाल पे अपनी कार लेके जा रहे हैं, और आपके जैसे साइकिल लेके जा रहे हैं एक तेज ढाल पे। अब आपके मन में आ गया कि साइकिल नहीं चढ़ेगी, यकीन मानना साइकिल नहीं चढ़ेगी। और अगर आपके मन में आ गया साइकिल चढ़ जाएगी, तो साइकिल चढ़ जाएगी। तो ये मन से होता है। अब क्या है? शैक्षणिक व्यवहार। आपको शैक्षणिक व्यवहार कैसा रखना है जेंडर के प्रति। लड़की है, अब वही वाली बात आ गई कि अगर डांस प्रतियोगिता है, कुकिंग प्रतियोगिता है, तो आप लड़कों को दीजिए, आपके लिए दोनों समान है। कुकिंग काम लड़कों को दीजिए, फील्ड का काम लड़कियों को दीजिए। तो ये क्या होता है? आपका शैक्षणिक व्यवहार। वैयक्तिक विभेद बड़ा मस्त टॉपिक है, इंडिविजुअल डिफरेंट। आपने देखा होगा कि अब एक हंसी वाली बात क्या है, आप लोग ये अगर चीज समझ जाएं तो आपको बड़ा मजा आएगा कि अगर किसी कोचिंग में कोई बच्चे पढ़ रहे हैं 100, उनमें सिलेक्शन जो है 25 का या 30 का ही क्यों होता है? क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है वो मैचिंग करता है कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता के खास बच्चों के साथ में, जो आपस में अटैच हो जाते हैं। यानी हर किसी का पढ़ने का स्टाइल, हर किसी का समझने का स्टाइल, चीजों को तैयार करने का स्टाइल अलग होता है। ये ठीक वैसे ही जैसे एक ही माँ के दो जुड़वा बच्चे हैं, पर दोनों की चॉइस अलग होती है। एक को अलग कलर पसंद आता है, एक को अलग कलर पसंद आता है। ऐसा नहीं है कि दोनों को एक ही चीज पसंद आती है। तो ये क्या होता है? व्यक्तिगत विभेद। ये भाषा में होता है, जाति में होता है, जेंडर में होता है, समुदाय में होता है, धर्म में। धर्म जो है बंद व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। अगला क्या है? अधिगम के लिए मूल्यांकन। बड़ा मस्त टॉपिक है, अधिगम के लिए मूल्यांकन। और अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर। ये चीज आपको हो सकता है समझ में आई हो या नहीं आई हो। मैं इसको, हाँ एक चीज और है कि साइकोलॉजी जो अच्छे समझ में आएगी तो वो एग्जाम्पल से आएगी। आपको अपने एग्जाम्पल बहुत फिट रखने पड़ेंगे। अब ये कह रहा है अधिगम के लिए मूल्यांकन। ये ठीक वैसे ही होता है कि एक टीचर कक्षा में गया और उसने कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया। उसको ऐसा नहीं करना है कि अगर उसे संधि पढ़ाना है तो कक्षा में जाने से पहले उसे संधि से संबंधित कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछना है, ताकि उसका क्या हो सके? मूल्यांकन हो सके। यानी आप बच्चों को जो अधिगम कराने जा रहे हैं उससे पहले अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे संबंधित, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिगम के लिए मूल्यांकन। जैसे आप जब कार सीखने जाते हैं किसी ड्राइविंग स्कूल में, तो वो आपसे पहला क्वेश्चन ट्रेनर क्या पूछता है? ये पूछता है, क्या इससे पहले कार चलाई है? क्या इससे पहले कार सीखी है? या इससे पहले कार में बैठे हैं, गियर डाले हैं, स्टीयरिंग को संभाला है? तो ये क्या है? अधिगम कराने से पहले क्या होता है? मूल्यांकन। अब हो सकता है कि जो सीखने गया हो वो ट्रक का ड्राइवर हो, ये भी तो हो सकता है। वो ट्रक का ड्राइवर हो या किसी ऐसे बड़े व्हीकल का वाहन का ड्राइवर हो, तो उसको अलग तरीके से सिखाया जाएगा। या हो सकता है वो बाइक चलाना जानता हो, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप बाइक चला लेते हैं। अगर वो बाइक का गियर सिस्टम जानता है तो बाइक का गियर सिस्टम और कार का गियर सिस्टम लगभग एक सा ही है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कहने का मतलब यह है कि आप बच्चे को जो पढ़ाओगे उसको पढ़ाने से पहले उससे जो क्वेश्चन पूछोगे वो क्या हो जाएंगे? आपके अधिगम के लिए मूल्यांकन। अब आपने अधिगम करा दिया। जब अधिगम करा दिया, इसके बाद अधिगम हुआ या नहीं हुआ इसको जांचने के लिए फिर आप क्वेश्चन पूछोगे, उसको क्या कहते हैं? अधिगम के मूल्यांकन। यानी अब आपने पढ़ा लिया, अब आप क्या कर रहे हैं? मूल्यांकन कर रहे हैं। तभी तो मैं आपसे कहता हूं कि आप जब सीटेट की हम तैयारी शुरू करा रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हो, ईमानदारी से जो पिछले साल का पेपर है अगर आपने दिया है तो उसके क्वेश्चन जो हैं सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर लो। कैसे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर लो? कि आपके सीडीपी में कितने नंबर आए, आपके हिंदी व्याकरण में कितने नंबर आए, हिंदी शिक्षण में कितने नंबर आए, आपके संस्कृत में कितने नंबर आए। अब संस्कृत में भी व्याकरण में कितने नंबर आए, शिक्षण में कितने नंबर आए, मैथ में कितने नंबर आए। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम, आप अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है और फेल हुए हैं तो आप वो डायग्राम बना के हमको बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि भाई मेरे जो हैं इतने इतने नंबर इसमें आए थे। तो हम थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि शिक्षण जो है वो दो ध्रुवीय त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यानी दोनों लोगों का लगातार कम्युनिकेशन होगा तभी बात बनेगी। तो आप एक छोटा सा चार्ट इतना सा बना सकते हैं पर्ची पे कि मेरे जो है साइकोलॉजी में इतने नंबर आए हैं, हिंदी व्याकरण में इतने हैं, शिक्षण में इतने हैं, संस्कृत व्याकरण में इतने या इंग्लिश व्याकरण में इतने, इसमें इतने हैं, टोटल कितने में से कितने हैं। तो ये अगर आप एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे अपने पुराने पेपरों का, तो हमें आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो ये क्या है? आपका अधिगम के लिए मूल्यांकन। और इनके बीच अंतर क्या होता है? अंतर मैंने बता ही दिया कि एक मूल्यांकन पढ़ाने से पहले होता है और एक मूल्यांकन जो पढ़ाने के बाद होता है। इसका एक एग्जाम्पल और है कि जब आप बीएड करने जाते हो तो क्या होता है कि आपका पहले एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। वो क्या हो गया? जो पहले एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा
अधिगम के लिए मूल्यांकन। और जब आप बीएड पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद में जो एग्जाम देते हो वार्षिक एग्जाम, वो क्या होता है? अधिगम के मूल्यांकन। अब वो अगला कह रहे हैं कि मूल्यांकन और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन एक बड़ी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मापन और आकलन आता है। और आपका क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कि जिसमें आप उसके चौतरफा यानी चारों तरफ एक व्यापक रूप में आप क्या करते हो? उसका मूल्यांकन करते हो। सतत का मतलब लगातार करते हो। अब वो कह रहे हैं मूल्यांकन के लिए अब कौन सा मूल्यांकन? जो आपने शिक्षण किया है, जो विवेचित चिंतन बच्चों को कराया है, शिक्षार्थियों की उपलब्धि है, इसके लिए उपयुक्त क्वेश्चन बनाना। यानी जो आपने पढ़ाया है उसके लिए प्रश्न तैयार करना, बच्चे ने चिंतन कैसा किया है उसके प्रश्न तैयार करना, और जो भी उसकी उपलब्धियां हैं उसके प्रश्न तैयार करना। तो ये आप किसमें पढ़ोगे? बाल विकास में। अब इसका दूसरा खंड आता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, क्योंकि ये बच्चे अब आम बच्चे नहीं है, ये विशिष्ट बच्चे हैं। ये समावेशी में क्या होता है? सारे बच्चे एक ही छत के नीचे आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें दिव्यांग भी होते हैं, विशिष्ट वाले भी होते हैं, सामान्य भी होते हैं, प्रतिभावान सभी होते हैं। अब ये कह रहा है गैर लाभ प्राप्त, गैर लाभ प्राप्त कि जिनको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, अवसर वंचित, उन्हें अवसर नहीं मिल रहे हैं, और जो विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को समझना, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बच्चों की आवश्यकता को समझना। तो अधिगम संबंधी समस्याएं आती हैं, चाहे वो दिव्यांग बच्चे हों, चाहे वो विशिष्ट बच्चे हों, चाहे वो ऑफिस बच्चे हों। आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? आपका सीटेट क्यों नहीं क्वालिफाई होता? इसका कारण यही है कि उससे पहले आपकी कुछ समस्याएं आती हैं जो आप किसी काउंसलर के द्वारा या टीचर के द्वारा, गुरु के द्वारा समाधान नहीं करवा पाते हो। और वो क्या होता है, फिर वो समस्या समाधान नहीं होती है तो आगे काम बढ़ नहीं पाता। कि जैसे किसी को ऑपरेशन होना है और उसको शुगर की प्रॉब्लम है, तो पहले शुगर कंट्रोल करी जाएगी, इसके बाद उसको ऑपरेशन होगा। ऐसा नहीं कि विदाउट शुगर के ही ऑपरेशन क्लियर कर लगा दिया तो फिर तो गया। अगला क्या है? मेधावी यानी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, सृजनशील होते हैं, क्रिएटिव, बहुत खतरनाक बच्चे होते हैं, सृजनशील। जितने भी डिफाल्टर है ये सब सृजनशील ही होते हैं। ये बस ये है कि सही दिशा में डायरेक्शन में नहीं आते, गलत डायरेक्शन में जाते हैं। इतिहास गवाह है कि कुछ लोग सृजनशील तो थे, लेकिन जब वो गलत डायरेक्शन उनकी चली गई तो वो क्या बन गए? विध्वंसक बन गए। और ऐसे नामों से आप भलीभांति परिचित होंगे। विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। जो विशिष्ट प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे करके पूरी क्लास अकेले भंग कर देते हैं उन्हें, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है उन्हें ऑलरेडी पता है, अब उनका मन लगता नहीं। आप समझ रहे हो क्लास में स्थिति क्या होती है? क्लास में स्थिति यही होती है, तीन तरीके के बच्चे होते हैं, एक होते हैं विशिष्ट, एक होते हैं औसत, एक होते हैं मंदबुद्धि। मंदबुद्धि को समझ में नहीं आता, वो गदर काटते हैं, परेशान करते हैं, पड़ोस वाले के पेन मार दिया, प्रकार मार दिया। और जो विशिष्ट बच्चे होते हैं वो जो टीचर पढ़ा रहा है उनको ऑलरेडी क्लियर है, वो नहीं पढ़ते। औसत बेचारे ध्यान से पढ़ते रहते हैं। तो इन्हें कैसे कंट्रोल करा जाएगा, इनकी क्या आवश्यकताएं हैं, कैसे समाधान किया जाएगा। इसके बाद जो है अध्ययन और अध्यापन। अध्ययन पढ़ना, ठीक है, अध्यापन पढ़ाना। जैसे हम लोगों की हॉबी क्या है? अध्ययन और अध्यापन, पढ़ना और पढ़ाना। तो ये क्या होता है? पढ़ना और पढ़ाना। बालक किस प्रकार से सोचते हैं और सीखते हैं। यहां इस टॉपिक में हम ये बात जानेंगे कि बालक का जो बच्चा होता है उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई आपसे पैसे ले लिया, अब अचानक हुआ क्या कि उन्हें पैसे देने से, आपने से कॉल लगाई पैसे देने के लिए, उनने अपना फोन ही स्विच ऑफ कर लिया। अब आपके दिमाग में क्या थॉट आ रहा है? बोले ये नहीं देगा। तो ये क्या होता है? थॉट प्रोसेस। तो बच्चों का थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। तो हम बच्चों के थॉट प्रोसेस को समझेंगे, वो सीखते हैं। और विद्यालय प्रदर्शन में कैसे और क्यों असफल होते हैं। कई बार वो विद्यालय में प्रदर्शन करते हैं और वो असफल हो जाते हैं, या क्या कारण है कि वो असफल होते हैं। अगला है शिक्षण अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं। यानी आपको जो टीचिंग है उस टीचिंग की बेसिक बातें क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बालक की अध्यापन की कार्यनीतियां स्टेप बाय स्टेप, लेसन प्लानिंग आपने की होगी तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम। अधिगम को कैसे पढ़ाना है? ऐसे पढ़ाना है कि एक सामाजिक क्रियाकलाप, समाज की चीजों से जोड़कर उसको समझा देना। ये ठीक वैसे ही होता है कि जैसे आपके दादा को आपको डांट लगानी है और कहना है कि तू सुधरेगा नहीं। दादाजी को एक बर्ड क्या कहना था कि तू सुधरेगा नहीं, पर दादाजी ने ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा जिस प्रकार से कुत्ते की दुम डॉट 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 करके एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार से तुम बात समझ रहे हो। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर समझा दिया। ठीक ये ऐसे ही होता है कि एक क्रियाकलाप के रूप में, सामाजिक रूप में समझा दिया, एक्टिविटी करा दी। आपका जो EMRS का सिलेबस है तो उसमें क्या लिखा है? बुनियादी, वो तो बोल रहे हैं कि क्रियाकलाप एक्टिविटी के रूप में समझाना। तो यही वाला टॉपिक है अधिगम के सामाजिक संदर्भ। अधिगम को आप समाज के संदर्भ में कैसे पढ़ाओगे। ठीक वैसे ही जैसे बच्चों को गिनती सिखाना है तो ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5, बेटा केले लेके आओ, केला, पानी मिलाओ, पानी मिलाया, गोली बनाओ, गोली बनाई। इसके बाद क्या करा? उसको रंग किया। बेटा तुम्हारी गोली उसने चुरा ली, कितनी थी? सर गिनती नहीं आती, देखो 1 2। तो सामाजिक के रूप में आपने क्या करा कि उसको खेल खेल में क्या है? गिनती सिखा दी। अगला कह रहे हैं कि बालक
अगला कह रहे हैं कि एक समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, ये कॉन्सेप्ट पियाजे का है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बच्चा अगर कोई समस्या लेके आए तो तत्काल सॉल्व मत करो। उससे क्या होगा कि उसका समाधान हो जाएगा। अब आप तत्काल सॉल्व नहीं करेंगे, कहोगे बेटा खुद समाधान करो। वो एक समस्या को समाधान करने के लिए कई बुकें पढ़ लेगा, कई जगह रिसर्च कर लेगा, गूगल कर लेगा, अपने मम्मी पापा से पूछ लेगा। तो ये करते करते क्या हो जाएगा, करते करते ये बहुत सी बातें सीख लेगा और वो बन जाएगा अन्वेषक। क्या बन जाएगा? अन्वेषक। तो अब वो क्या बन गया? समस्या समाधान करता। अब अगली बार समस्या आई उसके पास तो उसने अपनी समस्या का समाधान खुद ही कर लिया। इससे बच्चा अपने आप में स्ट्रांग होता है। यही होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आप लोगों के लिए परीक्षा पैटर्न एनालिसिस करते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखते हैं, फिर वो किताबों में झांक कर देखते हैं कि एग्जामिनर ने कहां से क्वेश्चन बनाया है, किस मटेरियल से पकड़ा है, फिर टॉपिक का डायग्राम बनाते हैं। यही कारण है कि बनाते बनाते पूरा विषय ही कंट्रोल में आ जाता है। वरना होता क्या है, आप तो जानते ही हैं कि टीचर कोई एक विषय का एक्सपर्ट होता है, पर हम लोगों को क्या है, संस्कृत भी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं, इकोनॉमी पढ़ाते हैं, सीडीपी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। तो एक क्यों संभव हो पाया? ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने पुराने साल के क्वेश्चन पेपरों का एनालिसिस किया, उनके अकॉर्डिंग पैटर्न तैयार किया, देखा, और करते करते वो स्थिति हो जाती है कि दिमाग में क्वेश्चन भी भर जाते हैं और एक ऐसी दिव्य शक्ति आ जाती है कि आंखें जो हैं सही मटेरियल पर जाती हैं, गलत मटेरियल जो है वो पकड़ते ही नहीं है। अगर ये तरीका आप अपना लो तो आपके अंदर भी एक क्वालिटी आ जाएगी। और वहां याद नहीं करना होता, वहां नोट्स बनाने नहीं होते हैं, बस करना क्या होता है, एक बार देखो और देखने के बाद वो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाती हैं। यही तभी तो मैं आपसे कहता हूं टीचिंग करो, चाहे यूट्यूब पे पढ़ाओ, चाहे कहीं पढ़ाओ, कुछ करो, चाहे दीवारों को पढ़ाओ। उससे पढ़ाने से क्या होता है, थोड़ा सा आप जब बोलते हैं तो आपके कान सुनते हैं, बात बन जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? अन्वेषक के रूप बालक के अधिगम और वैकल्पिक संकल्पना अधिगम की। इसका मतलब यह है कि बच्चे को आप एक तरीके से कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसको पल्ले नहीं पड़ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, आप तुरंत एग्जाम्पल चेंज करो, वैकल्पिक संरचना बनाओ, यानी उसको उसकी भाषा में उसके अकॉर्डिंग समझा दो, उसको उसकी भाषा में उसके अकॉर्डिंग। यानी पूरी क्लास में आपने टीचिंग करी, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में आ गई, एक दो को नहीं आई, पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, अलग रणनीति अपनाना पड़ेगी उसके लिए। तो इसे क्या कहते हैं? वैकल्पिक संकल्पना। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अब वो रंग भर रहा है पेड़ में, उन्हें रंग भर दिया पीला या रंग भर दिया लाल। अब आपको तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, तो आप क्या कहोगे, बेटा देख के आओ पेड़ कैसा है, देख के आओ। तो पेड़ देख के आएगा, उसको समझ में आएगा कि हाँ पेड़ ऐसा है। तो आपने एक अलग रणनीति अपनाई। कहने को आप कह सकते थे पेड़ हरे होते हैं, लेकिन आपने दिखाया। अधिगम की प्रक्रिया के चरणों में त्रुटियों को समझना, यानी जब आप अधिगम कराते हैं तो एक झटके में नहीं होता, उसके भी 12-13 चरण होते हैं। पहले आप क्या करते हो, क्लास में आते हो तो पूर्व ज्ञान पूछते हो, पूर्व ज्ञान करते हो, फिर वाचन कराते हो, फिर शास्त्र वाचन कराते हो, जे कराते हो, वो कराते हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप चलते हो, गृह कार्य देते हो। तो इसमें क्या है, जब स्टेप बाय स्टेप आप अधिगम करा रहे हो तो उसमें बच्चे की गलतियों को पकड़ना होता है, बच्चा कहां गलती कर रहा है। बोध और संवेदनाएं। बोध का मतलब अंडरस्टैंडिंग, कि आप कैसे करके टॉपिक को समझ रहे हैं और बच्चे की समझ कैसी है इसको समझने के लिए। और संवेदनाएं क्या होती हैं? आपके इमोशंस होते हैं, ठीक है। बच्चा माँ से प्यार इसलिए कोई ना करता है कि वो उसकी माँ है, वो इससे प्यार करता है, माँ फूड देती है। अगर माँ की जगह कोई और महिला भी बच्चे को फूड देगी तो बच्चे का लगाव जो है वो दूसरी वाली महिला से हो जाएगा। तो इसे कहते हैं संवेदनाएं। प्रेरणा और अधिगम। किसान तपती दोपहरी में दोपहर भर तपती धूप में खेत में काम क्यों करता है? कोई स्टूडेंट रात भर क्यों पढ़ता है? बच्चे क्रिकेट के मैदान में तपती दोपहरी में क्यों खेलते रहते हैं? तो ये सब क्या होता है? प्रेरणा, मोटिवेशन। जब आ गया तो फिर आप काम करने लगते हैं। और अधिगम का संबंध प्रेरणा से। जब मोटिवेशन आएगा तभी आप पढ़ाई शुरू करते हैं। अब मोटिवेशन क्यों नहीं आता? फोकस नहीं आता। फोकस आने के लिए मोबाइल को दूर करना पड़ेगा, थोड़ा सा और चीजों को। देखो नियम एक है, आप हो, ये आपका गोल है, आपके और आपके गोल के बीच में कोई आना नहीं चाहिए। अगर कोई आ गया तो समस्या आने लगती है। इसके बाद अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी कारक और पर्यावरणीय कारक। निजी कारक, कई बार आप पढ़ाई करते हैं तो आंतरिक कारक आपको परेशान करते हैं, आपको बैठा नहीं जाता, आपका मन नहीं लग रहा, आप भूल जा रहे हैं, तो ये निजी कारक हैं। और पर्यावरणीय कारक बाहर के, कई बार मैंने बताया था पढ़ने जा रहे हैं तो फैमिली वाले ने ये काम लगा दिया कि खेत पे जाना है, कि ये काम करना है, कि शादी में जाना है, तो उसमें कौन से होते हैं? पर्यावरणीय कारक। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये मैंने आपको मोटे तौर पे सिलेबस को जो है वो कीवर्ड के रूप में समझा दिया। तो इस सिलेबस को आपको याद होना चाहिए। 30 नंबर जो आएंगे वो आपके पूरे सिलेबसों के कीवर्ड से आएंगे,
ठीक है, आंख बंद करके। जैसे उन्होंने कह दिया प्रमुख कारक कौन सा, तो आप कह दोगे पर्यावरणीय कारक है। तो आप क्या करिए, साइकोलॉजी का सिलेबस याद कर लीजिए, हिंदी कर लीजिए, अन्य चीजों के सिलेबस याद कर लीजिए। अब अगली वीडियो आपको जो है वो किसकी मिलने वाली है, वर्ड मीनिंग की, क्योंकि जब तक वर्ड मीनिंग तैयार नहीं होंगे तब तक आपका ये जो पूरा पेपर है वो समझ में नहीं आएगा। और इसके पीछे रीजन ये है कि जब सबसे पहले व्याकरण किसका बना था, संस्कृत का बना था, फिर व्याकरण किसका बना था, अंग्रेजी का बना था, हिंदी का कोई व्याकरण नहीं था। फिर एक अंग्रेज थे, उन्होंने भाषा भास्कर करके, वो पादरी थे और चर्च में पूजा पाठ करते थे, तब हुआ क्या कि उन्हें ये बात लगी कि हिंदी का कोई व्याकरण नहीं है। उन्होंने क्या करा, अधिकतर मात्रा जो है संस्कृत उससे ली, इंग्लिश से ली और बस अपना एक व्याकरण बना दिया। जब हिंदी वालों को ये बात पता लगी तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है, हमारे घर का डिजाइन बना कौन रहा, कोई बाहरी व्यक्ति। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा है, हम भी अपना हिंदी का व्याकरण बनाएंगे, शब्दकोश बनाएंगे। अब उनके पास समस्या जी आई, शब्दकोश बनाए कैसे, तो उन्होंने क्या करा, 80% ले लिया संस्कृत से और 20% ले लिया हिंदी के जो शब्द हैं, या को तत्सम कह लो, तद्भव कह लो, देसी भाषा के कह लो, जो विदेशज कह लो, कोई कह लो। तो 80% में तद्भव, तत्सम, देसी, विदेशज सब आ गए और 80% में शुद्ध संस्कृत। और जब सीटेट वालों ने पेपर बनाया, वो बनाया इंग्लिश में और ट्रांसलेट लगाया हिंदी में। तो ये कोई जनरल हिंदी नहीं पकड़ी, इसने शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित शुद्ध हिंदी पकड़ी। और जिसमें 80% शब्द किसके, संस्कृत के। जो सृजनशील है संस्कृत का शब्द है, मेधावी है संस्कृत का है। तो इस तरीके से वैकल्पिक संकल्पना है वो संस्कृत का है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये शब्द किसके हैं, संस्कृत के हैं। तो जब तक वर्ड मीनिंग तैयार नहीं होंगे, और वर्ड मीनिंग ज्यादा नहीं है, मात्र कितने हैं, आपको 300 वर्ड मीनिंग याद करना है, इसमें ही आप लोग स्पीड पकड़ लेंगे। तो ठीक है, आप इसको अच्छे से याद करिए।